डीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के तत्वावधान में मैं रत्नेश शर्मा एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मंजेश राठी के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो कि डीएमआर न्यूरो साइंसेज के तत्वावधान में किया जाता है, उसमें पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए हम कोई ना कोई टॉपिक अपना डॉक्टर मंजेश राठी के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें न्यूरो साइंसेज या न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी विषय को चुन लेते हैं। जैसा कि दर्शकों आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर मंजेश राठी एक बार पुनः हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, जो कि विगत 15 वर्षों से मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब मुरादाबाद ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक इनकी चर्चा है, और जैसा कि आपने इनको टीवी और अन्य माध्यमों से भी इनको देखा होगा। मैं आज एपिलेप्सी के विषय में डॉक्टर मंजेश राठी से चर्चा करने के लिए खास तौर से यहाँ पे उपस्थित हूँ। जैसा कि एपिलेप्सी की बात है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास जो पेशेंट एजुकेशनल प्रोग्राम है हमारा उसमें आए हैं, तो हम एपिलेप्सी के लिए खास तौर से आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर मंजेश राठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आप समय समय पे हमको नई नई सूचनाओं से हमारे दर्शकों को अवगत कराते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एपिलेप्सी क्या है? What is epilepsy? एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि पेशेंट्स को, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें, जो कॉमन लैंग्वेज है, फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी आती है, उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जनरलाइज एपिलेप्सी जिसमें आदमी के चारों हाथ पैर अकड़ जाते हैं। फोकल एपिलेप्सी जिसमें एक तरफ के हाथ पैर आपके ऐंठते हैं या कंपन आती है एक तरफ में। सेंसरी एपिलेप्सी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी है। इसमें क्या है, दिमाग में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जब वो हाई हो जाती है तो एपिलेप्सी के सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको जो कॉमन हमारे पेशेंट आके बताते हैं कि मिर्गी के दौरे आ रहे हैं साथी को। ये डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि इंडिया में एपिलेप्सी का क्या पेशेंट का क्या प्रेवलेंस है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 पेशेंट्स पर 1000 पॉपुलेशन है। तो अप्रोक्सीमेटली 1% प्रेवलेंस है। काफी ज्यादा है। कॉमन डिजीज होती जा रही है। एपिलेप्सी प्लस माइनस डिफरेंट एज ग्रुप में बढ़ रही है, तो चिंता का विषय है। और हमने देखा है कि एपिलेप्सी के, आपको जान के मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं कि डॉक्टर मंजेश राठी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख मरीजों का इलाज अभी तक एपिलेप्सी के कर चुके हैं, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। और ये संख्या पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, वो सबसे अधिक है। और अगला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे रहेगा कि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या देते हैं पेशेंट्स को और किस तरह से उसका इलाज करते हैं? देखिए, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट सबसे मुख्यतः डिपेंड करता है एपिलेप्सी किस तरह की है। अब एपिलेप्सी को अगर हम एज ग्रुप में डिवाइड करें तो 2 एज ग्रुप में है। चाइल्डहुड एपिलेप्सी अलग होती है और मिडिल एज ग्रुप में एपिलेप्सी डिफरेंट है। एल्डरली एज ग्रुप में एपिलेप्सी डिफरेंट होती है। तो चाइल्डहुड एपिलेप्सीज की बात करें तो काफी कॉमन जो कॉज है हमारे यहाँ पे, जो आपका अर्बन पॉपुलेशंस है, इवन या विलेज पॉपुलेशंस है, उसमें जो है, जैसे बच्चा न्यूबॉर्न बोर्न होता है तो जो बच्चे पैदा होकर रोते नहीं हैं, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथीज के बच्चे होते हैं, डेवलपमेंटल डिले के बच्चे होते हैं, काफी कॉमन है इसका कॉज। देन इन्फेक्शंस काफी कॉमन है इंडिया में। अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन और आपका जो है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, जिसमें कीड़े की गांठ कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, काफी कॉमन है। सब एज ग्रुप में कॉमन है ये। देन अभी पिछले विगत कुछ वर्षों से ट्रॉमा काफी कॉमन हो गया है। अगर आप देखें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, ट्रॉमा काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। तो ये है, इन्फेक्शंस है। देन एल्डर एज ग्रुप में जो है नियोप्लाजियाज, ब्रेन ट्यूमर्स काफी कॉमन हो गए हैं। पहले से ज्यादा इंसिडेंस हो रहा है इनका, डिफरेंट है, बढ़ गया है पहले से। तो ये कॉमन कॉजेज हैं। देन कॉज के हिसाब से एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करते हैं। हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जनरलाइज एपिलेप्सी है, पार्शियल एपिलेप्सी है, कॉज क्या है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो एपिलेप्सी के तो बहुत से टाइप होते हैं डॉक्टर साहब, कुछ मुख्य टाइप के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन होती है। जैसे बच्चों में आप देखिए, जैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बात करें, फेब्रुअरी सीजर काफी कॉमन है, बुखार में दौरे काफी बच्चों में कॉमन आते हैं। देन जनरलाइज सीजर है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है या पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया। फोकल एपिलेप्सी है, एक तरफ की मूवमेंट ज्यादा है, चेहरे पे एक तरफ में मूवमेंट ज्यादा है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं एपिलेप्सीज को।
मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि इलाज का जो समय है, समय सीमा कैसे निर्धारित की जाती है और देखिए, कितना एपिलेप्सी का डिफरेंट टाइप्स होते हैं और टाइप के हिसाब से एपिलेप्सी होती है। और जो नॉर्मली जो एपिलेप्सी हैं, जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग एपिलेप्सीज हैं, मोस्टली पेशेंट 3 इयर्स में काफ़ी हद तक 60% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ एपिलेप्सी रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाइयों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसमें लंबे टाइम तक एपिलेप्सी की हमें दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं और इसके लिए पूरा डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक पूरा एपिलेप्सी यूनिट है, एपिलेप्सी लैब है, एपिलेप्सी आईसीयू है, तो उस तरीके से पूरा एक कंप्लीट इसका केयर सेंटर होता है। अगर वो प्रॉपर केयर सेंटर हो और एपिलेप्सी का पेशेंट प्रॉपर इलाज कराए तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं मैक्सिमम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि पेशेंट जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ड्रॉप आउट काफ़ी कर देता है। जैसे दवाई खाई, एपिलेप्सी ठीक हो गई, दवाई छोड़ देते हैं, पूरा कोर्स नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इग्नोरेंस होता है, सोशल टैबूज भी हमारे पास एपिलेप्सी के इंडिया में काफी ज्यादा है। ये कुछ लोग क्या समझते हैं कि सब एपिलेप्सी जो है कुछ ऊपरी बीमारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एपिलेप्सी ब्रेन की बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है। अगर हम सही से डायग्नोज करें, टाइमली डायग्नोज करें तो प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं इसे। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं सर? अगर पेशेंट दवा नहीं खाना चाहता तो कैसे, मतलब जैसे आता है तो हमारी पूरी टीम उसके साथ लगी होती है, जैसा कि आपने बताया जी, तो उसको अगर हम कन्विंस कर दें कि या वो अपनी दवाई ठीक से खाता रहे। पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट कर दिया जाए कि एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं कि इन्फेक्शियस है, कि इसको हो गई तो साथ में खाना खाने से होगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एजुकेट करना है कि टाइप ऑफ एपिलेप्सी क्या है, क्या ट्रीटमेंट चलना है, कितने टाइम में फॉलो अप करना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी एक सवाल और है सर, माता पिता को काफ़ी फिक्र रहती है उनके जो बच्चे हैं उनका कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस पे तो असर नहीं पड़ रहा है, तो इस बारे में आपका क्या? डिफरेंट क्वेरीज मेरे पास आती हैं। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि साहब मेरा बच्चा एपिलेप्सी का है तो कोई इसकी पढ़ाई का असर तो नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे का ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है और उसका डेवलपमेंट नॉर्मल है तो उसकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं आता है। सेकंड एक कॉमन क्वेरी आती है कि एपिलेप्सी के पेशेंट मैरिज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल मैरिज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, खासकर लड़कियों में प्रॉब्लम आती है कि ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में सेफ हैं, दी जा सकती हैं, तो वो मैरिज भी कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो खेल भी सकते हैं। तो ये कोई एपिलेप्सी को इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं है। अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकती है और हमें पेशेंट को एजुकेट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर मंजेश सेठी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर पेशेंट्स को ठीक से अगर डायग्नोस किया जाए, जो सबसे पहला काम है डॉक्टर साहब करते ही हैं, इसके अलावा एजुकेट किया जाए और पेशेंट को ये बताया जाए कि लगातार दवाई खाते रहने से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं और उनके दिमाग पे, जैसा कि बच्चों की क्वेरी के बारे में अभी बात हुई, उस पर पेशेंट ठीक तरह से पूरी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम एक बार पुनः डॉक्टर मंजेश सेठी का धन्यवाद करते हैं। मैं रत्नेश शर्मा इस तरह की क्वेरीज लेके आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूँगा। डॉक्टर मंजेश सेठी, अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय देने के लिए हम एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से आपके आभारी हैं और आगे भी आपको हम इसी तरह के सवाल और इसी तरह की क्वेरीज के विषय में जानकारी करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।